नमस्ते। जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आपके फ़िज़िक्स टीचर। काफ़ी टॉपिक्स आप मुझसे पढ़ चुके हैं, आप मेरे वीडियोस भी देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को लाइक भी करिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। काफ़ी टॉपिक्स आप लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब मेन पीक टाइम है एग्ज़ाम का, अच्छे से पढ़ना है और अपना जो कंफर्ट जोन है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जितना आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उतने ही आप लेज़ी होते जाएंगे, आप अपने जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको अगर गोल को अचीव करना है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा और सपने देखना है। ऐसा नहीं है कि सोना ही नहीं है, हम दिन भर पढ़ते जा रहे हैं। कलाम साहब ने क्या कहा था, सपने ऐसे देखने हैं जो हमें सोने ही ना दे। सपने वो नहीं होते हैं जो हमें सोते में दिखें, सपने वो देखने हैं जो हमें सोने ही नहीं दे। अपना डिटर्मिनेशन पक्का रखना है कि हमें आगे क्या करना है। 90% मार्क्स लाने हैं तो मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आवर्स आपको डिसाइड करने हैं कि कितने घंटे आपको पढ़ना है और साथ में आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको हर वीडियो में बताती ही जा रही हूँ। आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, पुराने पेपर्स को देखना है और रिवीजन करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। ये 3-4 चीज़ें अगर आपने अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर ली, अपने रूटीन लाइफ में ले आए, तो सक्सेस कहीं भी पीछे नहीं जाएगी, आपको मिलके ही रहेगी। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेशन अपना लगाना ही पड़ेगा। यूँ नहीं कि हम किताब तो खोल के बैठे हुए लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। ये हालांकि ये मौसम ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं इसका। गर्मियों का मौसम, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं इस टाइम पे थोड़ा सा सर्दी से गर्मी आती है तो थोड़ा सा मौसम का रहता है। लेकिन एक चीज़ और, एक टिप और है जो मैंने मेरे घर पे भी अप्लाई की है, इसलिए मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। इस टाइम पे खाना बहुत लाइट खाना है आपको। जनरली क्या होता है कि अरे यार गर्मियाँ आ गई, छाछ पी लेते हैं, दही खा लेते हैं, खाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ लिमिट में खाइए और अपना फूड जितना लाइट रखेंगे आप पढ़ाई में उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप खुद करके देखिएगा इस चीज़ को, मैंने तो करके देखा इसलिए मैं आपको राय दे रही हूँ। आप भी इस चीज़ को करके देखिएगा। एक दिन आप पूरा भरपूर खाना खाइए और फिर देखिएगा आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं, और एक दिन आप बिल्कुल लाइट खाना खाइएगा और फिर आप देखिएगा आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं। एग्ज़ाम में अपना फूड लाइट रखना है, अपना वॉकिंग नहीं छोड़ना है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो वो कंटिन्यू रखनी है, वो सब नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि उससे आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। और अभी एग्ज़ाम के टाइम पे आपको मेंटल एनर्जी की, आपको फिजिकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ छोटे से टिप्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही टिप्स मैं आपको अपने हर वीडियो में देती भी रहती हूँ और आगे भी देती रहूँगी। बस अब उनको अपनाना है कि नहीं अपनाना है ये तो आपके ऊपर है ना। जितना आप इनको अपनाएंगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमने हमारा टॉपिक एटम स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर तक। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने स्टडी की थी। 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर समझाया था, उसको हमने पूरा डिस्कस किया था। क्यों रदरफोर्ड को थॉमसन मॉडल को रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ी वो भी हमने पढ़ा था। क्यों रदरफोर्ड के मॉडल को नील्स बोर को रिवाइव करना पड़ा वो भी हमने पढ़ा था। साथ में हमने ये भी कहा था कि नील्स बोर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो आज तक वैलिड है। फिर उसके अंदर और चैडविक ने कुछ और नए नए डिस्कवरीज करी जिसको हमें नहीं पढ़ना है डिटेल में इतना, ये सारा आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने फिजिक्स स्टार्ट करी थी। हमने ये कहा था कि जो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो बोर के अकॉर्डिंग किसी भी एटम की रेडियस कैसे निकाली जाती है और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है ये भी हमने कैलकुलेट करी थी। ठीक है, आज हम आते हैं कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं जो स्पेक्ट्रम पे रिलेटेड है। हम जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उसमें कुछ ये रिलेटिव डेफिनेशंस काम में आएंगी। तो पहले हम कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को पढ़ेंगे जो आपके सेक्शन ए में कई बार पूछी जाती है, और फिर उसके बाद इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें यही सब कवर करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, एक्साइटेशन पोटेंशियल, उत्तेजन विभव। नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होगा। जनरली जो भी फिनोमिना होता है उसके नाम से हमें पता चल जाता है कि उसमें होना क्या है। उत्तेजन करना है, वो विभव जो उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करेगा? किसी एटम को, और एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन? वह न्यूनतम त्वरक विभव
वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराए, कोई भी बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतना पोटेंशियल है और वो किसी एटम से टकराए और उस एटम को क्या कर दे, एक्साइटेड कर दे, उत्तेजित कर दे, तो वो विभव क्या कहलाता है, उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन के पास, कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन है, उसको इतना मिनिमम पोटेंशियल दिया जाए कि वो किसी एटम से टकराए और एटम से टकराकर उसको एक्साइटेड कर दे। ऐसा कहाँ होता है, याद आ रहा है, कहीं पढ़ा है हमने पढ़ा है इस चीज को। अल्फा पार्टिकल जब किसी नाभिक से टकराते हैं, यूरेनियम पार्टिकल के नाभिक, अल्फा पार्टिकल कितना हल्का सा है, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल है, उसका वेट भी हाइड्रोजन के 4 टाइम्स के इक्वल, हाइड्रोजन सबसे छोटा पार्टिकल है, उसका 4 टाइम कितना हो जाएगा, वो एक हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम से टकरा रहा है और उसको विखंडित कर रहा है ना। तो ऐसा ही कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर से इतनी एनर्जी दी जा रही है कि वो उस एनर्जी से जब किसी एटम से टकराएगा तो उस एटम को एक्साइटेड कर देगा, उत्तेजित कर देगा। उस विभव को क्या कहते हैं, उत्तेजन विभव कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उत्तेजन विभव, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना, सेकंड ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना, उसका मान इतना होता है। ये जस्ट एक रिव्यू है, एक्सपेरिमेंट्स में किया गया और आपको रिजल्ट दिया गया, आपको निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है कि उत्तेजन विभव क्या होता है। ठीक है, ऐसी ही सेकंड डेफिनेशन आती है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बता सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम क्या है, आयनन करना। आयनन करना का मतलब क्या होता है, एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स होते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलके एक एटम को बनाते हैं। तो अगर हम किसी एटम को इतनी एनर्जी दें कि वो स्प्लिट हो जाए और आयंस बना दे, तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे, आयनन विभव कहेंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे अपन, वो न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को आयनित कर सके, मतलब आयंस में बांट सके, उसको क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन H2O का, वाटर का। वाटर पर जब इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और इसको एक मिनिमम इतना पोटेंशियल दिया जाए तो ये आयंस बना देगा, क्या बना देगा, OH माइनस और H प्लस बना देगा। तो किसी भी न्यूट्रल एटम का आयंस में बंटना, इसी को क्या कहते हैं, आयनन की प्रक्रिया कहते हैं। और ये आयनित करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है, उसी को क्या कह रहे हैं, आयनन विभव कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है हर एनर्जी लेवल की एक डिफरेंट, एक पर्टिकुलर वैल्यू होना। अब जैसे अपन कहते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, तो हर ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल होता है। जैसे ड्रॉ करके अगर अपन बताएं तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है K शेल, फिर L शेल, फिर M शेल, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट वाले ऑर्बिट को K शेल कह रहे हैं, सेकेंड वाले ऑर्बिट को L कहते हैं, M, N, इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हम, इस एनर्जी लेवल की एक पर्टिकुलर, ये जो फर्स्ट लेवल है, ऊर्जा स्तर है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसको अपन E1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड लेवल है, इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी E2। थर्ड लेवल है, इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी E3। फोर्थ इसकी E4। तो हर लेवल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ऐसा नहीं होता है कि रैंडम कुछ भी एनर्जी आ जाए। इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट K शेल से सेकंड शेल में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। कितना, E2 माइनस E1। दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है, दोनों लेवल्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसके इक्वल एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। उसी तरह से L से जब वो वापस K में आएगा तो क्या करेगा, इतनी ही E2 माइनस E1 एनर्जी को रिलीज करेगा, उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो हर एनर्जी लेवल की, हर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर की सुनिश्चित ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, विविक्त ऊर्जा कहा जाता है।
मतलब हर लेवल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, रैंडम एनर्जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि 0 से लेके ई तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हर लेवल की पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि हाइड्रोजन एटम है तो उसके के शेल की इतनी एनर्जी होगी, एल शेल की इतनी एनर्जी होगी, एम शेल की इतनी एनर्जी होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो यही क्या कहलाती है? विविक्त ऊर्जा स्तर कहलाती है। अब अगर अपन को एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकाला? मान लिया कि कोई एक परमाणु है जो उत्तेजित अवस्था में है, मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट में है। एनवी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी ई एन, वो कितनी आएगी? -z² RhC अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ C क्या है? प्रकाश का निर्वात में वेग, वैक्यूम में वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। R यहाँ पे एक रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आती है 1.09 × 10⁷ मीटर। H प्लांक कांस्टेंट है। N नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे अगर K शेल है तो N1 आ जाएगा, L शेल है तो N2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का, जिसको केमिस्ट्री में आप लोगों ने डिराइव किया है। यहाँ पे हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, क्योंकि हर केस में चाहे हमने बोर रेडियस ली, चाहे हमने वेलोसिटी ली, हमने सिंपलेस्ट एटम को ही लेके एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे भी सिंपलेस्ट एटम अपना हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन के लिए अपन एनर्जी लेवल की वैल्यू निकाले। हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, हमने यहाँ Z1 रख दिया, तो En कितना मिल गया? -RhC अपॉन एन स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट है। R अपन ने बताया रिडबर्ग कांस्टेंट है, H प्लांक कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है। ये सब डिपेंड नहीं करती है कि हमारा एलिमेंट क्या है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब इन तीनों को कैलकुलेट किया जाता है तो इसकी वैल्यू मिलती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब हमने यहाँ पुट किया तो En कितना मिल गया? -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। अब अगर आपसे कहा जाए कि के शेल की एनर्जी बताओ, तो के शेल के लिए हमें क्या करना है? के शेल के लिए N1 हो जाएगा, फर्स्ट शेल है, तो E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर मीन्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेकेंड शेल के के बाद M ले, M हमारा थर्ड शेल है, तो N इज इक्वल टू कितना बन जाएगा उसके लिए? 3। E3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर मीन्स 9। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो थर्ड लेवल की एनर्जी निकल जाएगी। ये तो हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके किया। आपको कोई भी एटम दे दिया जाए, अगर उसका Z आपको पता है तो ये वैल्यू तो फिक्स ही हो गई, RhC तो फिक्स ही है 13.6। अगर हम एक बार का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाएं हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं, इंडिविजुअल किसी भी एटम के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? En इज इक्वल टू -Z² अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6। मुझे एटम का परमाणु क्रमांक पता है, उसके जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके, चाहे हमें कोई भी एटम दे दिया जाए, कोई भी लेवल दे दिया जाए, हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे हमको एग्जांपल दे दिया कि सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसके फोर्थ शेल की फोर्थ जो ऑर्बिट है या चौथा ऊर्जा स्तर है उसकी एनर्जी निकालो, तो Z की जगह 11 रख देंगे और N की जगह 4 रख देंगे, तो हमारे उस पर्टिकुलर एटम की फोर्थ एनर्जी स्टेट में एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ये वाला, और इससे हम चाहे जो न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, संक्रमण ट्रांजिशन। केमिस्ट्री भी पढ़ी है आप लोगों ने, आराम से बता सकते हैं संक्रमण क्या होता है। एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जाना, इसी को क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। बीमारी भी होती है संक्रमण, कई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस भी होती है। एक कीटाणु का किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना, इसी को तो संक्रमण कहते हैं। यही तो हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब संक्रमण दो प्रकार का हो सकता है, हायर से लोअर में आ रहा है या लोअर से हायर में जा रहा है।
अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो वो एनर्जी का उत्सर्जन करेगा, तो इसको उत्सर्जन संक्रमण कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ से फोर्थ में आ सकता है, फिफ्थ से थर्ड में भी डायरेक्ट आ सकता है, फोर्थ से थर्ड में आ गया। कैसे संक्रमण हो सकते हैं, कितने तरह के संक्रमण हो सकते हैं वो समझा रहे हैं। फिफ्थ हमारा हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, फिफ्थ से फोर्थ में आया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, फिफ्थ से सीधा ही थर्ड में आ जाए, या फिर जो फोर्थ में आया फोर्थ से थर्ड में आ जाए। अब सेकंड पे आने के 3 तरीके हैं, फिफ्थ से डायरेक्ट ही सेकंड पर आ जाए, पहले फोर्थ में आया, फोर्थ से फिर वापस से सेकंड पर आए, या थर्ड से सेकंड पर आए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है अलग अलग तरीकों से, तो इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, इसको उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। और उत्सर्जन की संख्या, ये जो संक्रमण हो रहे हैं इसकी संख्या कैसे निकलेगी, n(n-1/2) से। जैसे मान लिया हमारा एटम 5th स्टेट में है, तो n कितने हो गए, 5, तो 5 -1 डिवाइड बाय 2, 5 × 4 डिवाइड बाय 2, तो 10 आ गया। 10 संक्रमण हो सकते हैं। जो एटम 5th स्टेट में है वो 10 संक्रमण कर सकता है अलग अलग तरीकों से, जैसा कि इस फिगर में बता रखा है आपको, ठीक है। 4 संक्रमण ये दिख रहे हैं, 3 ये, 2 ये और 1 ये। ऐसे 10 तरीके से वो एटम संक्रमण कर सकता है, 5th स्टेट से 1st स्टेट में आ सकता है। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम बता सकते हैं कि कितनी तरह से वो संक्रमित हो सकता है, कितने ऐसे वेज है जिससे कि वो 5th से 1st में आ सकता है, ठीक है। इसी का उल्टा ले लें हम, अवशोषण। अवशोषण में क्या होगा, साफ पता चल रहा है, हम पहले भी बता चुके हैं। जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, उत्सर्जन करता है ऊर्जा का, और जब लोअर से हायर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। उत्तेजन संक्रमण में क्या हो रहा था, हायर एनर्जी स्टेट से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा था। अवशोषण संक्रमण में क्या हो जाएगा, मूल ऊर्जा स्तर, या जिसको अपन ग्राउंड स्टेट या 1st स्टेट भी कहते हैं, वहां से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने की जो प्रक्रिया है उसको अवशोषण संक्रमण कहते हैं। इसके लिए भी संख्या फिक्स है, n-1। इतने तरीके से वो लोअर से हायर स्टेट में जा सकता है। जैसे कि इस फिगर के अंदर हमने n5 लिया है, हमको 1st से 5th तक जाना है, तो कितने तरीके से जा सकते हैं, 5 - 1, 4 तरीके से हम 1st लेवल से 5th लेवल तक जा सकते हैं। कैसे कैसे, पहले तो 1st से 2nd में जाएं, फिर 1st से 3rd में जाएं, फिर 1st से 4th में जाएं, और फिर 1st से 5th में जाएं। ऐसे 5 तरीके से वो लोअर स्टेट से हाई स्टेट में जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ कि संक्रमण किस तरह से हो सकता है, कोई भी परमाणु हायर से लोअर में या लोअर से हायर में कैसे जा सकता है, ठीक है। संक्रमण के लिए तरंग दैर्ध्यों का भी निर्धारण किया गया, वेवलेंथ का भी निर्धारण किया गया। उत्सर्जन या अवशोषण संक्रमण में तरंग दैर्ध्य में कैसे चेंज होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, वो समझने के लिए हमने 2 स्टेप्स कंसीडर किए हैं। एक n2 लेवल है, एक n1 लेवल है। अगर उत्सर्जन होगा तो n2 से n1 में आएगा, अवशोषण होगा तो n1 से n2 में जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फिनोमिना हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब हमने डिफरेंट बहुत सारे 4-5 लेवल्स नहीं कंसीडर किए, हमने 2 ही माने, एक n1 और एक n2। अगर n2 से n1 में आएगा तो उत्सर्जन होगा, और n1 से n2 में जाएगा तो अवशोषण होगा, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की ही बात करते हैं क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट एटम वही होता है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है, En का फॉर्मूला हम पीछे लिख चुके थे, -Z² RHC/n²। हाइड्रोजन के लिए Z1 कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो हमारा n1 है उसके लिए एनर्जी बन गई -RHC/n1²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -13.6/n1², ठीक है, क्योंकि RHC की वैल्यू 13.6 होती है। इसी तरह से सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए n2 बन जाएगा, और इसको भी हम लिख सकते हैं -13.6/n2²। अब अगर हमें दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस करना है तो E2 - E1 दोनों को माइनस किया,
कांस्टेंट क्या आ रहा है, आर एस सी कांस्टेंट आ रहा है, हमने आर एस सी कांस्टेंट ले लिया, क्या बच गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और जो चेंज इन एनर्जी होती है, जो ऊर्जा अंतराल है या जो ऊर्जा में अंतर है, उसका मान बनता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे ये जो डेल ई है इसको हमने एच सी अपॉन लैम्डा रखा, एच सी से एच सी दोनों तरफ कट गया, क्या बच गया 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, हमें पता है। हमें बस ये पता चल जाए कि कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, तो वेवलेंथ की वैल्यू, तरंग दैर्ध्य का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर केस के लिए किया जाए, ये है हमारा 1/λ इज इक्वल टू ये बन गया, आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, डेल ई की वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा है। ठीक है, अगर हम इस डेल ई को नीचे ले ले लैम्डा को इधर ले ले, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल ई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो ये डेल ई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता है तो क्या करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें जो आंसर मिल गया डेल का किसी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ क्या होगी वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। डेल ई हम E2 माइनस E1 करके निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू को अगर अपने यहाँ पुट कर लिया तो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ क्या बनी, तरंग दैर्ध्य क्या बनी, वो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरली नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में है तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है ताकि ये नहीं हो कि ये टॉपिक छूट कैसे गया। टॉपिक हमने किया है बट एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, मान के चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का बोर्ड के हिसाब से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम के उत्सर्जन और अवशोषण, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में उत्सर्जन और अवशोषण से हमें कुछ, जब उसका स्पेक्ट्रम देखा गया तो हमें कुछ लाइनें मिली। इस पूरे लाइनों को ही क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब एक हाइड्रोजन एटम लिया, उसको क्या किया, उसके ऊपर कुछ लाइट डाली तो जो इसके एटम्स थे, लोअर एनर्जी स्टेट के जो एटम्स थे वो एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल में गए। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो कुछ ऊर्जा निकालते हैं, है ना, सॉरी, जब हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो कुछ ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अब वो जो हायर में चला गया वो वहीं थोड़ा रहेगा, हमेशा वापस लोअर में आएगा। तो हायर से वो वापस लोअर में आता है, तो जब वो हायर से लोअर में आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी उसने निकाली, जो लाइट उसने निकाली, जब उसको स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी किया तो उसके अंदर कुछ लाइन्स मिलती हैं। इन लाइन्स को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब मिला, जब एक्साइटेड स्टेट में एटम थे वो लोअर स्टेट में आए तो उन्होंने ऊर्जा का उत्सर्जन किया, तब हमें जो स्पेक्ट्रम मिला वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हुआ। ठीक है, इसके लिए क्या किया, हाइड्रोजन के गर्म वाष्प को, हाइड्रोजन की वेपर ली, उसको हाइड्रोजन एटम लिया, उसको गर्म किया तो उसकी वेपर बन जाएगी, उसकी भाप बन जाएगी। इस गर्म वाष्प को कांच के एक पात्र में रखा, ठीक है, और इससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण को स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से देखा गया। ठीक है, तो जिससे पर्दे पर कुछ चमकीली रेखाएं प्राप्त हुई। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इन लाइट को जाने दिया गया, जो लाइट हाइड्रोजन एटम से निकली उस लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर पे जाने दिया गया, और स्पेक्ट्रोमीटर का जो आउटपुट है, उसकी जो लाइट है, उस पर एक स्क्रीन लगी होती है ब्लैक कलर की। जब उस स्क्रीन को देखा तो उस पर कुछ चमकीली लाइनें दिखाई दी। इन्हीं चमकीली लाइनों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इन लाइनों को, या हम ये कहें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको 5 श्रेणियों में बांटा गया। नाम देख सकते हैं आप, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, इसलिए यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड इंफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन
हायर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आता है तो कौन सी बनती है? लार्मर सीरीज बनती है, लार्मर सीरीज बनती है, लार्मर श्रेणी बनती है। अगर वो हायर एक्साइटेड स्टेट से सेकंड स्टेट में आता है तो बार्मर सीरीज बनती है। हायर से थर्ड स्टेट में आता है तो पाश्चन बनती है। हायर से फिफ्थ में आता है तो ब्रैकेट बनती है। और हायर से फिफ्थ में आता है तो फंड बनती है। ये 5 सीरीजेस बनती है कि हायर एक्साइटेड स्टेट से कौन से स्टेट में हमारी जो रेज आ रही है या हमारा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, अब वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर वो एनर्जी रिलीज करके वापस से डायरेक्ट फर्स्ट स्टेट में आता है तो हमें लाइमन सीरीज मिलती है। अगर वो एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्ट सेकंड स्टेट में आता है तो हमें बार्मर सीरीज मिलती है। हायर से अगर थर्ड स्टेट में आता है तो पाश्चन मिलती है। हायर से फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट मिलती है। और हायर से फिफ्थ में आता है तो फंड सीरीज मिलती है। बस ये डायग्राम अगर आपको याद है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम। हमारा लिखना क्या है एग्जाम में, समझ में तो आ गया हमें। अब हमें एग्जाम में लिखना क्या है, क्योंकि केवल ये डायग्राम बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो लिखना क्या है एग्जाम में हमें, इसके लिए वो देखते हैं। लार्मर सीरीज के लिए हमें क्या लिखना है? जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, वो भी कौन सा? प्रथम, जिसके लिए N1 है, उसमें आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? लार्मर श्रेणी कहते हैं। बहुत सारे लाइट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य भाग होता है, अदृश्य भाग होता है, पराबैंगनी जिसको अपन इंफ्रारेड कहते हैं, अल्ट्रा रेड, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं लाइट के। जो हमें दिख रहा है वो दृश्य भाग है, जो हमें दिखता ही नहीं वो अदृश्य भाग है। जो हमारी रेंज से, जो हमारी जैसे ह्यूमन ईयर की एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि इस रेंज से इस रेंज तक का ही सुन सकते हैं, उसी तरह से देखने की भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि इस रेंज से इस रेंज तक का ही देख सकते हैं। उससे कम वाले पराबैंगनी कहलाते हैं और उससे ज़्यादा वाले अल्ट्रा वेव्स कहलाती है। ठीक है, तो अगर हमने हमारे इलेक्ट्रॉन को हायर एक्साइटेड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट लोअर स्टेट में डाला है तो वो जो स्पेक्ट्रम दिखेगा वो पराबैंगनी भाग में दिखेगा, इसलिए हमें लार्मर श्रेणी मिलेगी। और इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था 1/n1 - 1/n2, तो इस फॉर्मूले से हम उसके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले फॉर्मूला हमने क्या निकाला? 1/λ = R 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया था, इसी फॉर्मूले को यूज ले रहे हैं। लार्मर श्रेणी के लिए अगर वेवलेंथ निकालनी है तो n, क्योंकि हम nth स्टेट से लेके आ रहे हैं और ला कहाँ रहे हैं? फर्स्ट स्टेट में, तो n1 की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, इसी तरह से बार्मर श्रेणी की अगर बात करें तो बार्मर श्रेणी में क्या हो जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर, जिसके लिए N2 है, उसमें अगर रेज आ रही है तो बार्मर श्रेणी मिलेगी। और ये हमें कहाँ दिखता है? दृश्य भाग में दिखता है। मतलब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें दिख रहा है उसमें से दिखने वाली लाइट केवल यही होती है, क्योंकि ये हमारे दृश्य भाग में दिखती है। इसी तरह से बाकी की जो 3 सीरीजेज हैं, अब बाकी का तो आराम से निकाल सकते हैं हम, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी भी वेवलेंथ अगर हमें निकालनी थी तो N1 की जगह N2 रखना है, क्योंकि अब सेकंड लेवल पर आ रही है। इसी तरह से पाश्चन की बात करें तो कहाँ आ रही है? थर्ड में आ रही है, nth स्टेट से थर्ड में आ रही है, तो N1 की जगह हमने कितना रख दिया? 3 रख दिया। ब्रैकेट के लिए फोर्थ में आ रही है, N से फोर्थ में आ रही है, तो N1 की जगह 4 रख दिया। और N1 की जगह अगर अपन 5 रख देंगे तो फंड सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें ये 5 सीरीजेज मिलती है। एग्जाम में भी आपको यही लिख के आना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा डायग्राम नीट एंड क्लीन अलग अलग कलर से, जैसा मैंने बना के बताया आपको वैसा बनाना है। और हर लेवल के लिए आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, एग्जाम में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद भी होना चाहिए आपका। ये पर्टिकुलर क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो पाश्चन है, सेकंड एनर्जी लेवल है तो बार्मर है, थर्ड एनर्जी लेवल है तो
कौन सा है हमारा, पाश्चन है, और फोर्थ एनर्जी लेवल है तो ब्रैकेट, और फिफ्थ है तो फंड है। ठीक है, ये 5 सीरीजेज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अगर ये क्लियर है, वो डायग्राम आपका क्लियर है, तो आप आराम से इस पूरे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, इसलिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आपको अच्छे से करके आना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो आपका पूरा एटम वाला चैप्टर है, इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो गए, एटम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हमने थॉमसन मॉडल को लेके स्ट्रक्चर बनाया, हमने रदरफोर्ड मॉडल को लेके स्ट्रक्चर बनाया, हमने नील्स बोर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके स्ट्रक्चर बनाया। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपके क्लियर होने चाहिए। साथ में आपको ड्रॉबैक भी पता होना चाहिए कि थॉमसन के मॉडल में क्या ड्रॉबैक थे, क्या कमियां थी, जिसको रदरफोर्ड ने पूरा किया, रदरफोर्ड के उसमें क्या कमियां थी जिसको नील्स बोर ने पूरा किया, नील्स बोर का एटम क्या है। फिर उसके बाद जो डेरिवेशन का पार्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बोर रेडियस का डेरिवेशन, कि बोर ने जो अलग अलग ऑर्बिट्स बताए उसकी रेडियस को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। हमने एक हाइड्रोजन एटम, सिंपलेस्ट एटम को लेके उसका एग्जांपल किया है, लेकिन अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो हम चाहे जिस फॉर्मूले के लिए इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहे जो एटम दे दिया जाए हम उसके लिए रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना था, उसमें क्या था, एक तो कोणीय संवेग NH/2π के इक्वल होता है, और दूसरा जो अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है। बस यही 2 कॉन्सेप्ट हमने लगाए, रेडियस भी कैलकुलेट करी और वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, उस पर बेस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा है वो जस्ट डेफिनेशंस पढ़ी है कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, फिर संक्रमण कितने तरह के होते हैं, और फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर रेडियस, वेलोसिटी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये 2 टॉपिक आपके इस चैप्टर के लिए मान के चलिए एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाने हैं, उनमें आप देखिएगा कि क्या क्या डाउट आप, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप हाथ से करिए। न्यूमेरिकल्स चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप आराम से इसका न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। समय मिला तो कभी हम एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड जो जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जनरली वो करें, लेकिन NCERT बुक तो आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि आज तक का जो रिकॉर्ड है वो यही है कि NCERT में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आप इंजीनियरिंग लेवल का कोई पेपर दे रहे हो, चाहे आप नीट लेवल का कोई पेपर दे रहे हो, मेडिकल लेवल का कोई पेपर दे रहे हो, चाहे आप 12th का पेपर दे रहे हो, NCERT बुक में से ही मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगर आप बैक के न्यूमेरिकल्स न कर पाएँ, आपके पास टाइम नहीं है, तो जो एग्जाम्पल्स है उनको तो बहुत अच्छे से करना है। NCERT बुक में जो जो डेफिनेशंस दे रखी है, जो जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी, आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। लेकिन अब पीक टाइम है, अब आपको मेहनत करनी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब समय नहीं है। अब आपने समय गंवाया तो फिर पछताना पड़ेगा कि अब काश मैं उस वक्त थोड़ा सा पढ़ लेता, थोड़ा सा मेहनत कर लेता तो मेरे परसेंटेज अच्छे, क्योंकि अब जो ये टाइम है, इस टाइम में आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको दिखेगा। ये पीक टाइम है। इस टाइम में तो जो बच्चों ने बिल्कुल फिजिक्स हाथ ही नहीं लगाई हो, अगर वो भी अभी बहुत ही, हम तो यही कहते हैं कि आप कंटिन्यूशन में पढ़िए, क्योंकि जब किसी चीज़ की कंटिन्यूटी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। फिज़िक्स अपने आप में इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि आप 1 दिन में, 2 दिन में पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं। आप केवल थोड़ा सा जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है आप वो पढ़ लेंगे, लेकिन पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको शुरू से फिज़िक्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप अब पीक टाइम है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी अब जाग जाएं। अब जो टाइम बचा है उस टाइम में चैप्टर को कंप्लीट करें। मैंने जो आपको वीडियोस दिए हैं, इन वीडियो में जो नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, मेरे वीडियोस को देखिए, उनको अच्छे से समझिए, लिख लिख के डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए,
प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाइए, उनके न्यूमेरिकल्स करिए और मेहनत करते रहिए। अगर आपने इतना कुछ कर लोगे तो आपके परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी भी आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि मैम तो हर बार फिज़िक्स को लेके इतना डराती हैं। बच्चों, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं अवेयर कर रही हूँ, आपको सचेत कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इस साल का CBSE का जो पेपर आया है वो बहुत बहुत टफ आया है। इवन लास्ट ईयर का भी जो CBSE का पेपर आया था वो भी बहुत टफ आया था। तो एक पेपर फिज़िक्स का जनरली टफ आता ही है, और अगर फिज़िक्स आपकी ख़राब हो गई, फर्स्ट पेपर आपका ख़राब हो गया, तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपके आगे के पेपर्स भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आगे के पेपर्स के भी आपके वीक हो जाते हैं। जबकि फ़िज़िक्स ऐसी टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है फिज़िक्स, सिर्फ उसको हमें समय देने की ज़रूरत है। आपने अच्छे से समय दिया, मन लगा के पढ़ा, तो आप आराम से उस टॉपिक को कर लेंगे, उसमें कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आती है तो मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको पढ़ाऊँगी। लेकिन वीडियो देखेंगे तभी तो आप डाउट्स निकालेंगे। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, आप डाउट्स कैसे निकालेंगे, आप कमेंट्स कैसे देंगे मुझे, है ना? तो पुराने पेपर्स उठाइए, इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करिए, हाथ से करके देखिए, न्यूमेरिकल्स को हाथ से करके देखिए। अगर कहीं आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ्री है आप लोग। तब तक आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के नोट्स को आपको लिखना है अच्छे से, है ना? और क्या करना है आपको, एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स लिखिए। उस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स लिखने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो आप नोट डाउन करिए। फिर आप देखिए कि उनके कितने आंसर आप कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पाएँ तो आजकल तो ChatGPT इतना सुविधा हो गई है, ChatGPT पे क्वेश्चन डालो, उसका आंसर मिल जाएगा आपको, है ना? और नहीं तो यूट्यूब पे डाउटनेट करके है, वहाँ से आप ले सकते हैं। वरना मैं हूँ, मेरे वीडियोस देखिए आप, उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप लोगों को या आपके फ्रेंड्स को किसी को ज़रूरत हो तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी अरेंज कर रहे हैं। बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं हम। रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग या आपके कोई फ्रेंड्स अगर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहें हमसे तो इस वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लास के लिए भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है? तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, सब में इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के फिज़िक्स को लेके जो डर है वो ख़त्म हो और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है? मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।